नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉमिस किया था कि हम लोग पूरा जो इकोनॉमिक्स है और जो पूरा जो लॉ सीरीज़ है वो यूट्यूब पे आपके लिए फ्री में लेकर के आएंगे। तो ये सारी फ्री क्लासेस हैं, मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपको ऐसा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सर यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं कि केवल रिवीजन क्लासेस आने वाली हैं या फिर सर आप इसको फास्ट ट्रैक में पढ़ाने वाले हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बच्चों, ये कंप्लीट क्लासरूम लेक्चर्स हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव में पढ़ाया जाएगा। अगर आप ये सारे लेक्चर्स अटेंड करते हैं, साथ में क्वेश्चंस करते हैं, तो इसके बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा, आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए तो देखो, मैं भगवान तो हूँ नहीं, हाँ, लेकिन हाँ इतना पढ़ लेंगे तो आपको और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब रेगुलर लेक्चर्स आएंगे, जैसे आज लेक्चर 1 आ गया, कल लेक्चर 2, ऐसे ऐसे करके रोज मैं एक लॉ से रिलेटेड वीडियो और एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो रोज यूट्यूब पे डाल दिया करूंगा आपके लिए। और अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो आप लोग अगर कहेंगे तो हम लाइव क्लासेस भी रख लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर लाइव क्लासेस रखो, तो मैं लाइव आ जाऊँगा, है ना। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड कर करके डालते जाऊँगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे अगर आप सीए फाउंडेशन में देखोगे तो आपका जो पहला चैप्टर है दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और इसमें जो यूनिट है, इसमें 2 यूनिट है। यूनिट 1 इज योर इंट्रोडक्शन, और जो आपका यूनिट 2 है दैट इज बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड द रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। मतलब पहला चैप्टर जो है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ाएगा, बताएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब देखिए, मैं यहां पे लिखने ही जा रहा हूं सबसे पहले बेसिक्स। अब यहां पर सवाल उठता है कि सर हमने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी है, कुछ बच्चे बोलते हैं हमने नहीं पढ़ी है, तो पढ़ने वाले क्या करें, ना पढ़ने वाले क्या करें। देखिए, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? देखो, एक तो जो सीए फाउंडेशन का जो इको है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट बेस्ड का मतलब रटने से भाई काम नहीं चलने वाला। आपको हर एक चीज, छोटी छोटी बातों को समझना होगा। आईसीएआई क्या करता है, स्टडी मटेरियल की कोई लाइन, स्टडी मटेरियल की बच्चों कोई भी लाइन उठा करके उसी से एमसीक्यू बना देता है। तो सबसे पहले तो पूरा का पूरा मॉड्यूल कवर होना चाहिए। मैं यहां पर जितनी भी चीजें आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो सब मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट से मेरा ये मतलब है कि मैं मॉड्यूल ही आपको पढ़ाऊंगा, उसी में मैंने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से अपनी क्रिएटिविटी को ऐड किया हुआ है। बाकी है स्टडी मटेरियल। अगर स्टडी मटेरियल के बाहर हम कुछ भी पढ़ेंगे वो फायदे का नहीं है। अगर स्टडी मटेरियल में कुछ गलत भी लिखा है तो वो भी सही है, और जो लिखा है उतना ही पढ़ना है, जो लिखा नहीं है वो दिखा भी नहीं है। समझ आ गई बात? तो हमें कंप्लीटली स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है। स्टडी मटेरियल का जो एक एक लाइन है वो हमारा कवर होना चाहिए। अब चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आर्ट से आ रहे हैं, कॉमर्स से आ रहे हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस लेक्चर में ये मान करके आपको इको पढ़ाने जा रहा हूं कि भाई आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। मतलब मैं ये समझ जा रहा हूं कि आप जीवन में पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर मैं ये मान करके पढ़ा रहा हूं कि आप लाइफ में पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो प्लीज आप भी ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे आप लाइफ में पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। आपको अपना पुराना ज्ञान फिलहाल के लिए साइड रखना होगा। आपने जो भी 11th 12th में पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत पढ़ा, वहां जिस तरीके की रिक्वायरमेंट थी उस तरह से आपके गुरुजी ने आपको पढ़ाया। यहां पर जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। समझ आ गई बात? तो कई बार ऐसा भी होगा कि थोड़े से कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। आपको लगेगा कि यार 11th 12th में तो ऐसा कुछ नहीं बताया था, सर यहां पर कुछ और बता रहे हैं। तो मैं बस वो बता रहा हूं बच्चों जो आपका आईसीआई कहता है करने को। देखो, मैं कौन हूं? मैं तो बस एक मेडिएटर हूं।
मैं ICAI की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं, इसमें मेरी क्रिएटिविटी है बस। ज्ञान सारा ICAI का है, ICAI की किताब मैं पढ़ रहा हूं और उसी किताब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। समझ आ गई बात? ठीक है। तो अगर आप थोड़े समय के लिए भूल जाएंगे, देखो एक्चुअली बात क्या है, अब तुम 11th-12th में जब पढ़ते हो तो मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुमने कुछ भी लिखा, कुछ गलत भी हो गया तो टीचर ने 2 दे दिया, 3 दे दिया, 3.5 दे दिया, 1 दे दिया, आधा दे दिया, कुछ तो दे दिया। पर यहां तो ऐसा नहीं है, यहां तो तुम्हारा जो पेपर आएगा बच्चों ये तो ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा और गलत करोगे तो 1.25 मार्क्स चले जाएंगे, और अगर छोड़ दोगे तो केवल 1 नंबर जाएगा। छोड़ दोगे तो 1 नंबर जाने से क्या मतलब है भाई, नहीं किया तो उसके 1 नंबर नहीं मिले। 100 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट होता है, और यदि आपने अटेम्प्ट किया और आपने गलत अटेम्प्ट किया तो 1 नंबर तो देखो वो चले गए, क्योंकि भाई आपका क्वेश्चन गलत है, और क्योंकि आपने गलत मार्क किया तो 0.25 उसके भी मार्क्स चले गए। नेगेटिव मार्किंग आप में कितनी है? 0.25 मार्क्स। तो या तो यहां पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहां ये नहीं है कि 1 में से आधा मिल जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर होना होगा। लेकिन MCQ में जो बच्चों सबसे बड़ा फायदा होता है, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है उसका जो आंसर है वो भी आपके सामने ही रहता है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अब सब्जेक्टिव पेपर में तो क्वेश्चन रहता है, आंसर कुछ रहता नहीं है, आपको अपना ही दिमाग लगाना पड़ता है आंसर के लिए। लेकिन MCQ में क्या है, क्वेश्चन भी आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक होगा तो आप तुरंत पकड़ लोगे कौन सा आंसर है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि चारों ऑप्शन ठीक लगेंगे। अब जब चारों ऑप्शन ठीक लगेंगे तब क्या करें? तब हम करते हैं बच्चों मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट जैसे बच्चों 4 ग्लास है, ग्लास A, ग्लास B, ग्लास C और ग्लास D। चारों ग्लास में पानी है, चारों ग्लास का पानी गंदा है। तो अब अपने को देखा कि ये जो ग्लास D है ये कम गंदा है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो इसी को पी लेते हैं। तो दैट इज रूल ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट। भारत के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सब करप्ट हैं। तो इंसान जब वोट देने जाता है तो कहता है यार सारे तो करप्ट ही हैं, जो कम करप्ट है उसको वोट दे देते हैं। लोग देखो पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे जस्टिफाई करते। किसी ने कहा इस पार्टी में 500 करोड़ का घोटाला हुआ, तो उसने कहा आपको पुराने वाले को याद है, वो तो 1000 करोड़ का घोटाला करते थे, ये तो फिर भी ठीक है। यानी हमने देखा कैसे गलत को भी सही ठहरा दिया। दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रूल। तो जब चारों ऑप्शन आपको एक जैसे लिखे लेकिन उसमें से एक तो चुनना है, तो फिर जो भी सबसे क्वेश्चन के जो सबसे करीब होगा, क्वेश्चन के डिमांड के जो सबसे करीब होगा, हम उसे एज अ आंसर सेलेक्ट करेंगे। वो सब मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या तरीका होता है, नहीं होता है। तो चलिए बेसिक्स को बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपका बेस बिल्डअप करूंगा, उसके बाद फिर हम कंटेंट की तरफ जाएंगे। तो भाई क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यही सवाल होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो समझते हैं क्या है। जैसे बच्चों एक लड़का है मिस्टर, चलो मैं अपना ही नाम ले लेता हूं, हिमांशु। ये अपने दोस्तों के साथ प्लान करता है कि हम लोग कहीं बाहर घूमने फिरने चलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। तो मिस्टर हिमांशु के मान लो 5 दोस्त हैं, दोस्त A, दोस्त B, दोस्त C, दोस्त D और दोस्त E। ठीक है, प्लानिंग ये होती है कि हर व्यक्ति अपने अपने घर से 1-1 हज़ार रुपये लेकर के आएगा। यानी मिस्टर हिमांशु भी 1000 रुपये लेके आएगा और जो 5 दोस्त हैं ये भी 1000 रुपये लेके आएंगे। यानी टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 6000। ठीक है,
और हमने जो अपने एक्सपेंसेस थे, मूवी देखना है, खाना खाने चलना है, कुछ खरीदना है, सारी चीज़ें हमने 1000 के अंदर सोची थी और हर दोस्त को 1000 लेकर के आना था। तो सारे दोस्त बच्चों 1-1000 रुपये लेकर के आए, 6000 हो गया, सबकी इच्छाएं पूरी हो गई। इकोनॉमिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है, लेक्चर ही अभी बंद हो जाएगा। अगर आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो इकोनॉमिक्स फिर आपके लायक नहीं है, आपके समझ के बाहर है। इकोनॉमिक्स उसी को समझ आएगा जिसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जन्म ही इसी वजह से हुआ है, क्योंकि आपकी मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। अब इसी केस को मैं चेंज करता हूं। जैसे बच्चों, मैं गया मांगने तो मुझे मिले 500 रुपये, ए को 300 रुपये मिले, बी को 500 रुपये मिले, सी को सिर्फ 100 रुपये मिले, डी को 400 रुपये मिले, ई को 600 रुपये मिले। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो बचपन से, अगर आप एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, भारत में तो ज़्यादा आबादी ऐसी है, तो आप अक्सर जो भी अपने माता पिता से मांगते हो वो या तो उसका ऑल्टरनेटिव आपको दिलाते हैं। आप कहते हो ये वाली बाइक दिला दो, तो वो कहते नहीं, ये नहीं, ये थोड़ा सा बजट के बाहर जा रहा है, ये ले लो। या वो उसे पोस्टपोन करते हैं, अभी नहीं, अभी और भी ज़रूरी काम है, अगले महीने ले लेंगे। फिर अगला महीना आता है तो वो फिर उसे पोस्टपोन करते हैं, कहते हैं अगले महीने ले लेंगे। लेकिन एक ऐसा परिवार है बच्चों जो मर्जी चाहे जब खरीदता है, उसको कोई पैसों की दिक्कत नहीं, तो इकोनॉमिक्स उसके समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब टोटल पैसे कितने इकट्ठे हुए? 500, 300, फिर 500, 100, 400 और 600। ठीक है, तो 5 3 8 5 13, 14 4 18 और 6, लो भैया मात्र 2400 रुपए बच्चों इकट्ठे हुए। सिर्फ कितने इकट्ठे हुए? 2400। और हम चाहते कितना था इकट्ठा हो? 6000। लेकिन सिर्फ इकट्ठा हो गया बच्चों 2400 रुपए। अब ए से पूछा गया, भाई तू क्या करना चाहता है? तो ए कहता है खाने चलेंगे, फूड। बी कहता है तो मूवी चलेंगे। सी से पूछा जाता है तो कहता है कुछ शॉपिंग करते हैं। डी से पूछा जाएगा तुम, तो ये भी कहता है जी खाने चलेंगे। ई से पूछा जाएगा तो ये भी कहता है खाने चलेंगे। और मैं तो बच्चों महाफूडी, मैं भी कहता हूं खाने चलेंगे। अब बच्चों देखो, अब खा भी लें इतने ही रुपए में, मूवी भी देख ले इतने ही रुपए में, शॉपिंग भी हो जाए इतने ही रुपए में, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? देखो, हमने बच्चों मांगा 6000 लेकिन मिला हमें 2400। तो क्या बच्चों इस पे एक लिमिट दिखाई देती है? ये अनलिमिटेड थोड़ी है, क्योंकि मांगा हमने कितना था? मांगा तो हमने 6000 था, पर मिला हमें केवल 2400। तो यानी इस पे क्या लगी हुई है? एक लिमिट। इसे बोलेंगे बच्चों लिमिटेड रिसोर्स। इसे क्या बोलेंगे? लिमिटेड रिसोर्स। इकोनॉमिक्स की भाषा में बच्चों लिमिटेड रिसोर्स को हम मीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, मांगा था 6000, मिला 2400, दैट इज लिमिटेड रिसोर्स। अब कोई कह रहा है फूड, कोई कह रहा है मूवी, कोई कह रहा है शॉपिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इसे बच्चों इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं अनलिमिटेड वांट्स। तो जैसे ये मीन्स है, उसी तरह इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं एंड्स। ठीक है, अब देखो, जब भी बच्चों रिसोर्सेस जो हैं ये लिमिटेड होंगे और जो वांट्स हैं ये अनलिमिटेड होंगी, तो इसका मतलब बच्चों स्केर्सिटी का जन्म हो गया कि नहीं? कमी पैदा हो गई। कैसे कमी पैदा हो गई? सर हमें चाहिए ज्यादा पर हमारे पास है कम। हमें चाहिए 6000
लेकिन हमारे पास है केवल 2400। दैट इज द सिचुएशन ऑफ स्केरसिटी। क्योंकि स्केरसिटी है इसीलिए इकोनॉमिक्स है। अगर स्केरसिटी ना हो इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये सब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। अब स्केरसिटी बच्चों हमें क्या करने पे मजबूर करता है? स्केरसिटी हमें मजबूर करता है चॉइस बनाने पे। चॉइस से क्या मतलब है? यहां देखो, अब 6 दोस्त इकट्ठा हो गए हैं, सब कह रहे हैं अब क्या किया जाए भाई, 2400 में खाना, कपड़ा, शॉपिंग सब कुछ तो नहीं हो सकता, तो चलो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए सबकी इच्छा है कि हम भोजन करें, तो इस बार भोजन को चुन लेते हैं, अगली बार मूवी को चुनेंगे, उसके अगली बार शॉपिंग को चुनेंगे, उसके अगली बार फिर किसी और चीज को चुनेंगे। तो ये बताओ, ये जो चुनना पड़ रहा है, ये जो चॉइस बनाना पड़ रहा है, आखिर क्यों? अगर मान लो बच्चों 6000 मिल गए होते तो क्या ये सब चुनाव करना पड़ता? क्या ये स्केरसिटी की बात आती? क्या चॉइस की बात आती? मुझे जो चाहिए वो मैं खरीद ही ले रहा हूं, तो फिर चॉइस कहां से आ गया? चॉइस तो है कि भाई क्योंकि अब नहीं है तो क्या करें, चाहिए कुछ और पर लेना कुछ और पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सर रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड। वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड। जिससे जन्म होता है किसका? चॉइस का। चॉइस हमें मजबूर करता है बच्चों स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस बनाने में। स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस का मतलब, इस बार खा लेते हैं तो प्रेफरेंस नंबर 1 फूड को दे दिया, अगली बार पैसा मिलेगा तो शॉपिंग करेंगे, प्रेफरेंस नंबर 2 शॉपिंग को दे दिया, अगली बार पैसा मिलेगा तो और क्या लिखा था मैंने, अगली बार पैसा तो मूवी देख लेंगे, इसे प्रेफरेंस नंबर 3 दे दिया। कोई दोस्त कहता है वाटर पार्क चलेंगे, गर्मी आ गई है, प्रेफरेंस नंबर 4 दे दिया। दैट इज कॉल्ड स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस। तो चलिए अब मैं कंक्लूड करता हूं। इकोनॉमिक्स में सर रिसोर्स जो है, देखो दुनिया में कोई भी रिसोर्स लिमिटेड ही है, और इस दुनिया में जो भी चीज मौजूद है वो एक रिसोर्स है। ये पेन एक रिसोर्स है, मैं भी एक रिसोर्स हूं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप भी एक रिसोर्स है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें इस धरती पे मौजूद हैं, इकोनॉमिक्स की नजरों में हर एक चीज रिसोर्स है। कचरा तक रिसोर्स है बच्चों। जो कचरा आप फेंकते हैं वो रिसाइकल होता है, कचरे वाले का घर उससे चलता है। तो इकोनॉमिक्स में हर एक चीज रिसोर्स है। अगर वो रिसोर्स ना होती तो धरती पे नहीं होती। लेकिन बच्चों भगवान ने दिमाग लगाया, रिसोर्सेज लिमिटेड दे दिए पर वांट्स क्या दे दिए? अनलिमिटेड। तो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, तो फिर किसका जन्म होता है? स्केरसिटी का। और स्केरसिटी किसको जन्म देता है? चॉइस को। यहां तक बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई? ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन एक बात बताओ, बचपन से माता पिता हमें सिखाते आते हैं कि जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, जितना है उसी में मगन रहो, उसी में खुश रहो। तो जितना है उसी में खुश रहना एडजस्टमेंट नहीं तो और क्या है बच्चों? और क्या है ये? हम असल में जितना है उतने में खुश नहीं रहना चाहिए, उसमें आंसू आ रहे हैं खून के, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। लेकिन ये एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाए? ये एडजस्टमेंट रिसोर्स एंड वांट्स के बीच में ये जो एडजस्टमेंट है, ये कुछ इस तरीके से किया जाए ताकि हमें क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ताकि हमें क्या मिले बच्चों? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब हमने बच्चों 6000 रुपए मांगे थे, लेकिन हमें मिले सिर्फ 24। तो क्या इस 2400 रुपए को हम कहीं भी मिट्टी कर दे, कहीं भी फेंक आए, किसी को भी दे आए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं करेंगे। अब इस 2400 रुपए का, इस 2400 रुपीज का हमने बेस्ट इस्तेमाल किया कि नहीं? हमें उस वक्त लगा कि सबसे बढ़िया है खा लेते हैं, तो उस वक्त सबसे बेस्ट इस्तेमाल क्या था? खा लेना। फूड वॉज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि उस वक्त फूड हमें क्या देता बच्चों? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन।
तो इकोनॉमिक्स हमें यह सिखाता है कि किस तरीके से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने अनलिमिटेड वांट्स को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करें जिससे हमें मिल सके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब ये बताओ, क्या इकोनॉमिक्स ने कहीं भी ये सिखाया पैसा कैसे कमाते हैं? क्या इकोनॉमिक्स ने कहीं ये भी सिखाया कि क्या सेटिस्फैक्शन है, क्या एडजस्टमेंट है, क्या रिसोर्स है? ये तो बेसिक बेसिक टर्म्स है। इकोनॉमिक्स एक्चुअली में बच्चों क्या सिखाता है? द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। किसी किसी के घर में देखोगे बच्चों, लाखों लाख रुपए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में कुछ भी नहीं आ रहा। परिवार कर्जे में डूबा हुआ है, एक शादी पार्टी तक घर में ढंग से नहीं करवा पाते हैं, हमेशा दिक्कतें लगी हैं। कभी उनके घर के आगे 4 गाड़ी लगी दिखेगी, कभी अगले दिन बैंक वाले चारों गाड़ी उठा के ले गए, कभी इधर परेशानी कभी उधर परेशानी। अब देखो, उनके पास रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, पर वो कहाँ लैग कर रहे हैं? रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में। वही एक दूसरा परिवार है जिसके यहाँ लिमिटेड पैसा आ रहा है, उसको पता है हर महीने 50,000 रुपये फिक्स आना है, हर महीने 1 लाख रुपये फिक्स आना है, लेकिन वो परिवार उन पैसों का बिल्कुल ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। उसके घर में सारा काम हो रहा है, हर चीज ठीक से हो रही है, बच्चे अच्छी जगह पढ़ने जा रहे हैं, घर में जो भी जरूरत का सामान है सब कुछ आ रहा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। दैट इज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। तो कोई भी व्यक्ति ज्यादा धन होने से अमीर हो जाए जरूरी नहीं, ज्यादा धन होगा डुबा देगा, क्या फायदा। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति कम कमा रहा है तो वो हमेशा गरीब रह जाएगा। जिसको रिसोर्स मैनेजमेंट आता है बच्चों, वो अमीर हो जाएगा, इस बात की श्योरिटी है। लेकिन जिसको रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं आता, उसको कितना भी पैसा दे दोगे वो गरीब ही रह जाएगा, उसकी तरक्की नहीं होगी। तो इकोनॉमिक्स बच्चों अल्टीमेटली हमें क्या सिखा रहा है? हाउ वी मैनेज आवर लिमिटेड रिसोर्सेस फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम एक चीज समझते हैं कि आपने 11th-12th पढ़ा, हर जगह इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ था मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। लेकिन डिफरेंस क्या है? आखिर बच्चों सेटिस्फैक्शन में और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में क्या फर्क होता है? यह आपका होमवर्क है, इसे आप कमेंट में बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इन इकोनॉमिक्स। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्या फर्क होता है। अभी के लिए आपके दिमाग में डाला, आपने 11th-12th में जब भी पढ़ा तो हर जगह लिखा हुआ था मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि दोनों में क्या फर्क होता है। ठीक है? आप कहेंगे सर ये तो सोचा नहीं था, ये क्या पूछ दिया आपने। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी स्पॉइलर में नहीं देता हूं। तो आपको बेसिक समझ में आ गया, लेकिन अब सीए के सिलेबस की तरफ आते हैं बच्चों। अगर आप सीए फाउंडेशन का सिलेबस देखोगे तो सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स आप अपनी किताब चाहे तो देख लीजिए, उस पर बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखा है। स्टडी मटेरियल चेक कर लीजिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखा है। तो सवाल उठ गया, सर आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, पर हमें पढ़ना है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है? देखो, आप अपने जो इकोनॉमिक्स की नॉलेज है
सीए बन करके घर में थोड़ी लगाओगे। कितने रुपए की सब्जी आएगी, कितने रुपए का धनिया आएगा, कितने रुपए की मिर्ची आएगी, कौन सा जूता खरीदना है, कौन सा कपड़ा खरीदना है, ये सब के लिए सीए कोर्स में इकोनॉमिक्स थोड़ी डाली गई है। अब कल को जब आप सीए बन करके जाओगे तो डेफिनेटली आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, वहां पर आपको इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करना है। तो एक रीजन ये भी है कि आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है। लेकिन सवाल है कि सर फर्क क्या है? देखो, जो तुम अपना स्किल है, जो भी तुम इको से सीखोगे, इसको जा करके तुमको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई करना है। जब तुम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इस स्किल को अप्लाई करोगे तो थ्योरेटिकली थोड़ी अप्लाई करोगे, प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करोगे। तो इंस्टीट्यूट बिजनेस इकोनॉमिक्स से आपको यह कहना चाहता है कि जो भी आप इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ करके आते हैं और जो रियल लाइफ में चीजें होती हैं, तो थ्योरी में और प्रैक्टिकल में एक गैप आता है। क्योंकि जो चीज आप जिस तरीके से पढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से अप्लाई हो जाए ये जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अब थ्योरेटिकली आपने क्या किया, आपके पिताजी ने कहा कि कार चलाना सीखो, तो आपने कहा ठीक है जी कार चलाना सीखेंगे। तो पापा ने कहा कि जल्दी तुम कोई कोर्स ज्वाइन कर लो और जाकर के कार चलाना सीखो। अगले दिन आते पूछते कार चलाना सीखा? जी नहीं सीखा, अभी सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हो? वीडियो में देख रहे हैं। क्या देख रहे हो वीडियो में? अरे वीडियो में देख रहे हैं ना कैसे कैसे कार चला रहा है, कैसे स्टीयरिंग ले रहा है, कैसे लेफ्ट ले रहा है, कैसे राइट ले रहा है। जी सब कुछ सीख रहे हैं। ये बताओ बच्चों, क्या तुमने 1 साल तक लगातार कार चलाने की वीडियो देखी? 1 साल तक लगातार, और अब तुमको बोला गया कि कार लेकर के सड़क पे उतरो, क्या तुम 100 मीटर भी चला पाओगे? खुद ही बताओ। थ्योरेटिकली तो तुमको सब पता है कैसे गाड़ी चलाई जाती है। तो आप कहोगे नहीं सर, वो तो पहली गली जाती, पता नहीं किसी को ठोक देंगे हम, पता ही नहीं होगा कैसे स्टार्ट करें क्या करें, नहीं हो पाएगा। तो ये बताओ, जब तक खुद गाड़ी चला करके नहीं देखोगे तो कभी एक्चुअली में गाड़ी चलाना आएगा? नहीं। इंस्टीट्यूट बस आपसे यही चाहता है कि गाड़ी स्वयं चला के देखो, क्योंकि जैसी थ्योरी होती है एग्जैक्टली वैसा ही प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है कि आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करो। आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करो भाई? जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको बिजनेस में अप्लाई करके चेक करो कि तुम्हारी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो व्यापार में काम आ रही है कि नहीं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का यही काम है बच्चों। थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में एक गैप होता है, इस गैप को फिल करने का काम करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो जनरल इकोनॉमिक्स बच्चों थ्योरी है, पर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? प्रैक्टिकल। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सर अब हम सारी चीजों को अप्लाई करने के लिए, डिमांड सप्लाई को अप्लाई करने के लिए क्या हम एक्चुअली में मार्केट में जाए? नहीं, यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं। देखो, है तो सारा का सारा नॉर्मल इकोनॉमिक्स ही, है तो सारा का सारा जनरल इकोनॉमिक्स ही। इंस्टीट्यूट ये नहीं कह रहा कि आप बाजार में चले जाइए और अप्लाई करें। इंस्टीट्यूट बस आपसे ये कह रहा है कि आप थ्योरी पढ़ो, पर आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप इसको एक्चुअली में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको। समझ आ गई बात? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इट फिल्स द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। इट फिल्स द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। अब जरा सच्चाई पे बात करते हैं। क्या हमें एग्जाम के लिए सर एक्चुअली में थ्योरी और प्रैक्टिकल के गैप को भरना है? ऐसा कुछ नहीं करना। बिजनेस इकोनॉमिक्स बस एक टॉपिक है आपके पूरे के पूरे सिलेबस में। आपके किताब का नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स है और पूरे सिलेबस में आपका जो टॉपिक है उसका नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बस। बाकी सारा का सारा थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा और थ्योरेटिकल आंसर देना है, एमसीक्यू बेस्ड। ये बस एक टॉपिक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, तो सर हम जो एक्चुअली में पढ़ते हैं ना वो होती है थ्योरी, लेकिन थ्योरी एज इट इज रियल लाइफ में अप्लाई नहीं हो सकती।
तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में गैप आ जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स उसी गैप को भरता है। ठीक है, अब देखो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बच्चों, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं एडम स्मिथ साहब को। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अब देखो एडम स्मिथ तो 1776 में दुनिया के सामने आते हैं, तो क्या 1776 से पहले दुनिया नहीं थी या इकोनॉमिक्स नहीं थी? सर इकोनॉमिक्स तो रिसोर्स तो जब से धरती है तब से है, रिसोर्स पे लिमिटेशन तब से। युद्ध होने का कारण क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो युद्ध तो बच्चों लंबे समय से हुए आ रहे हैं कि नहीं? और अगर मान लो जमीन जायदाद सबके पास बराबर हो, रिसोर्सेज बराबर, तो युद्ध होगा? नहीं होगा। यानी इकोनॉमिक्स की समस्या तो तब से चली आ रही है जब से धरती बनी। तो फिर एडम स्मिथ क्यों फादर? देखो एडम स्मिथ के पहले भी लोग थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर बात किया था। चाणक्य साहब को आप जानते ही हैं। इतिहास के पहले अर्थशास्त्री तो नारद मुनि थे। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा नारद मुनि कैसे अर्थशास्त्री थे। ठीक है, तो इतिहास के पहले अर्थशास्त्री तो नारद मुनि थे। इसके पहले भी लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, कर रहे थे, लेकिन क्या था कि इकोनॉमिक्स को एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता था, इसको पॉलिटिक्स का ही हिस्सा माना जाता था। तो पॉलिटिकल साइंस वगैरह में लोग इसे पढ़ा देते थे, या पॉलिटिक्स पढ़ाते थे तो उसमें पढ़ा देते थे। एडम स्मिथ साहब ने इसको एक डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट, एक डिफरेंट सब्जेक्ट बना करके दुनिया के सामने रखा। तो एडम स्मिथ एक्चुअली फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, एडम स्मिथ एक्चुअली फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। समझ आई बात? लेकिन अगर नॉर्मली फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी पूछा जाता है तो आप एडम स्मिथ ही करिएगा, बट ये एक्चुअली में फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। समझ आई बात? लेकिन फादर ऑफ बिजनेस इको, फादर ऑफ बिजनेस इको एडम स्मिथ नहीं माने जाते हैं। बिजनेस इको अगर एग्जाम में आए तो आंसर इज जॉल डीन। ध्यान रखिएगा, अगर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा तब तो एडम स्मिथ, लेकिन अगर फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पूछा तो आंसर इज जॉल डीन। समझ आ गई बात? अब देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अलग अलग नाम हैं। इसे बच्चों अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इसे बच्चों प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इसे बच्चों मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो एग्जाम में देखिएगा अप्लाइड इको बोले, प्रैक्टिकल इको बोले या मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स बोले, सबका मतलब सेम है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स की ही बात हो रही है। मैं एक बार फिर अपनी बात को रिपीट कर देता हूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिर्फ इतना मतलब है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में एक गैप आता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स उस थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच के गैप को भरता है। लेकिन क्या हमें पूरी बिजनेस इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली पढ़ना है? नहीं। अरे तुम अर्थशास्त्री बनने थोड़ी जा रहे हो, तुम बनने जा रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। अर्थशास्त्र की जरूरत पड़ेगी मेरे पास आ जाना। एक टॉपिक है, और इंस्टीट्यूट, कई लोगों को यह लग रहा है कि इंस्टीट्यूट कह रहा है प्रैक्टिकली पढ़ो। नहीं भाई, इंस्टीट्यूट बस ये कह रहा है अपने पढ़ने का अप्रोच प्रैक्टिकल रखो, ताकि जब तुम असल लाइफ में उतरो तो तुम इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको। समझ आई बात? समझ आई बात? यहां तक सब लोग साथ, यहां तक जनता साथ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए जरा थोड़े से नोट्स देखते हैं। ये सारे नोट्स जो हैं बच्चों आपके स्टडी मटेरियल से ही लिए गए हैं। इकोनॉमिक्स जो है बच्चों ये अपना ओरिजिन लेकर के आता है एक ग्रीक वर्ड से। तो एक देखो एमसीक्यू तो यही से बन जाता है कि लैटिन है, ग्रीक है, क्या है, तो ग्रीक वर्ड से आता है। किससे? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। अगर एग्जाम में पूछे कि कौन से वर्ड से आया है तो जी ग्रीक वर्ड से आया है। किस वर्ड से? ओइकोनोमिया से। ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिर इकोनॉमिक्स को हम पॉलिटिकल इकोनॉमी क्यों कहते हैं। देखो, जो हमारे एडम स्मिथ साहब हैं, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, दुर्भाग्य से जो एडम स्मिथ साहब हैं वो स्वयं एक अर्थशास्त्री थे ही नहीं, वो स्वयं एक इकोनॉमिस्ट थे ही नहीं।
जो एडम स्मिथ साहब थे बच्चों, वो थे एक पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन कौन होता है बच्चों? पॉलिटिशियन होता है लुटेरा। उसका माइंडसेट कैसा होता है? लूटने वाला। पॉलिटिशियन का माइंडसेट कैसा होता है? कब्जा करने वाला। पॉलिटिशियन का माइंडसेट कैसा होता है कि जिस कुर्सी पे बैठा है ये कुर्सी मुझे मिल ही रहा है। तो एक लुटेरा व्यक्ति बच्चों जब अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखेगा तो उसके जो थॉट्स हैं वो किससे मैच करेंगे? पॉलिटिक्स से। उसका सारा कॉन्सेप्ट किससे मैच करेगा? पॉलिटिक्स से। तो एडम स्मिथ साहब ये विश्वास करते थे, एडम स्मिथ साहब जो थे ये थे स्कॉटलैंड के। इनकी मान्यता ये थी कि वन नेशन ग्रोज एट द कॉस्ट ऑफ अनदर नेशन। अगर एक नेशन को स्ट्रांग बनना है तो उसको दूसरे नेशन के जो रिसोर्सेज हैं वो अपने नेशन की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या करते थे? ये पता करते थे कि दुनिया में पता करो कौन सी ऐसी चीज है जो हम बना सकते हैं, दूसरे लोग नहीं बना सकते हैं। तो हम वो सारी चीजें बना करके उन लोगों को देंगे, उनसे पैसा लेकर के अपने देश में ले आएंगे और उस पैसे से हम अपनी आर्मी को स्ट्रांग करेंगे। फिर हम उस आर्मी का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों पे अटैक करेंगे, फिर वहां से बहुत सारी चीजें लूट करके लाएंगे, फिर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करेंगे। ये बताओ बच्चों, ये एक अर्थशास्त्री का दिमाग है या एक पॉलिटिशियन का दिमाग है? तो सर ये साफ समझ में आ रहा है कि ये एक पॉलिटिशियन का दिमाग है। तो पुराने समय में क्या था, इकोनॉमिक्स भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा था। समझ आ रही है बात? इसीलिए इसको 17 से 17 में एडम स्मिथ साहब आते हैं और पूरा इसको पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर देते हैं। और 19th सेंचुरी तक दुनिया इसे पॉलिटिक्स का ही हिस्सा मान रही थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट देने वाला व्यक्ति खुद पॉलिटिशियन था। तो उसका जो ज्ञान था बच्चों वो पॉलिटिकल था। इसीलिए इसको क्या माना जाता था? क्या किस नाम से जाना जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी बच्चों, द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और इन्होंने बस फोकस किस चीज पे किया था? वेल्थ। कैसे भी करके वेल्थ बढ़ाओ, कैसे भी करके वेल्थ बढ़ाओ, दूसरों से लूट के वेल्थ बढ़ाओ, कहीं से भी आर्मी ले जाके अटैक करके वेल्थ बढ़ाओ। पर इनका टोटल फोकस था कि किसी भी तरीके से हमें वेल्थ को बढ़ाना है। और इन्होंने जो बुक लिखी उसको बच्चों शॉर्ट में बोलते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन। और देखो यहां लिखता भी है, बाय एडम स्मिथ इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी इसके पहले भी इकोनॉमिक्स था, पर इनका जो काम था इसे पहला मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स माना गया। बोलो यहां तक बात समझ में आई? चलिए, दो फंडामेंटल फैक्ट पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बच्चों। ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड द मीन्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स। द रिसोर्स टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्केयर। फिर आपके सामने क्वेश्चन है, स्केयरसिटी के साथ तुम एक वर्ड देखोगे बच्चों, स्केयरसिटी हमेशा रिलेटिव होती है, स्केयरसिटी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है। तो सवाल उठता है सर दोनों में क्या फर्क है? देखो, रिलेटिव स्केयरसिटी एंड एब्सोल्यूट स्केयरसिटी। कोई भी ऐसी चीज बच्चों जो धरती पे है ही नहीं, वो अंबानी के लिए भी स्केयर है, मेरे लिए भी स्केयर है। यहां स्केयर का मतलब डरावना नहीं है, कमी। वो एक्चुअली में एब्सोल्युटली स्केयर है, लेकिन मुश्किल से 1-8% चीज ऐसी होती है। तो नॉर्मली जो स्केयरसिटी होती है बच्चों वो रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मैं बच्चों जब दिल्ली आया था तो मैं होम ट्यूशंस पढ़ाता था। तो मेरे पास बड़ी गरीबी के दिन थे, खैर अभी गरीबी के दिन तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उस समय ज्यादा गरीबी के दिन थे। तो मेरे पास एक सैमसंग का फोन होता था, कीपैड वाला। मैं वो फोन लेकर के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता था। लेकिन मैं अमीर घरों में पढ़ाने जाता था, भाई होम ट्यूशन महंगा होता है, लोग रिच होते हैं, उनके घर में जाता था। अब एक 17 साल का बच्चा है बच्चों, 17 ईयर्स ओल्ड, और उसके पास सैमसंग का और आपका क्या बोलते हैं आईफोन का जो भी लेटेस्ट फोन होता था उसके पास होता था। 17 साल के बच्चे के पास बच्चों 8 से 10 मोबाइल उसके बेड पे फेंके हुए रहते थे। और मैं कौन सा फोन लेकर के जाता था? कीपैड वाला।
अब ये बताओ बच्चों, अगर उस फोन की एक्चुअली में स्केर्सिटी होती तो वो तो किसी के पास नहीं होता ना, समझ आ रही है बात। लेकिन उसके पास देखो कितना है और मेरे पास नहीं है। तो रिलेटिव स्केर्सिटी का मतलब होता है कि हमें जो चाहिए, हमारे पास जितना होता है ना, हम हमेशा उससे ज्यादा चाहते हैं। मेरे पास जब 10 लाख रुपए आएंगे ना तो मुझे 12 लाख की गाड़ी पसंद आएगी। जब मेरे पास 20 लाख रुपए आएंगे ना तो मुझे 30 लाख की गाड़ी पसंद आएगी। तो कहने का मतलब है मेरे पास चाहे जितना भी होगा उससे महंगी वस्तु मुझे पसंद आती है। तो मेरे रिसोर्स के कंपैरेटिव में जो वस्तु मुझे पसंद आती है वो महंगी हो जाती है। इस वजह से मुझे स्केर्सिटी नजर आता है। तो स्केर्सिटी एब्सोल्यूट नहीं है, हमारे चाल चलन ठीक नहीं है बच्चों, समझ आ रही है बात। हमें हमेशा वही चीज पसंद आती है जो हमारे औकात के बाहर है, जो हमारी रीच के बाहर है। इसीलिए स्केर्सिटी रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब क्या है, जितना हमारे पास है उतने में नहीं आ रही है, उसके रिलेशन में जो चीज हमें चाहिए वो हमारे पास मौजूदा रिसोर्सेज से महंगी है। इसी वजह से बच्चों स्केर्सिटी जो होती है वो रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती है। और एक और चीज मैं आपको समझा दूं, इस दुनिया में कोई भी चीज महंगी नहीं होती है, कुछ भी महंगा नहीं है बच्चों, हम गरीब हैं। समझो, कोई अगर महंगा होता तो एक 17 साल के बच्चे के पास 10 मोबाइल कैसे है, उसके लिए भी तो महंगा होता। नहीं सर, वो उसके लिए महंगा नहीं है। क्यों महंगा नहीं है सर? वो अमीर है। इसका मतलब तुम गरीब होगी नहीं? बताओ, मैं गरीब होगी नहीं? बताओ। तो कोई भी वस्तु बच्चों महंगी नहीं होती है, हम गरीब होते हैं। वस्तुएं कभी भी महंगी नहीं होती। इकोनॉमिक्स यही तो सिखाता है। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो समझ गए स्केर्सिटी और रिलेटिव स्केर्सिटी में क्या फर्क है। 1 मिनट देना। चलो बच्चों, यहां तक बात हो गई, समझ आ गई बातें? ठीक है, अब आइए डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें बच्चों, तो स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी अलोकेट्स। अलोकेट्स का मतलब होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूट। रिलेटिवली स्केयर रिसोर्सेज, तो स्केयरसिटी और रिलेटिव स्केयरसिटी के बीच का अंतर मैंने आपको बता दिया। टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट ऑफ ह्यूमन बींग्स। की एलिमेंट्स की बात करें तो स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्स है, जैसे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, लिमिटेड है, और जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो हमें रिसोर्स अलोकेशन कुछ इस तरीके से करना है जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है पुटिंग द रिसोर्सेस, पुटिंग
the resources to their best use। जैसे अब आपके पास बच्चों समय कम है, अब समय कम है तो आपका 12th हो चुका है, अब आपके सामने दुनिया जहान के ऑप्शन रख दिए। 12वीं क्लास के बच्चे के जीवन में बहुत सारे सलाहकार होते हैं। इस दुनिया में बच्चों सलाहकार बहुत हैं, मददगार बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सारे सलाहकार लोग आपके जीवन में आते हैं और आपको बोलना शुरू करते हैं कि बीए कर लो, बीकॉम कर लो, डीयू चल जाओ, यहाँ चल जाओ, उधर चल जाओ, सीए कर लो, सीएस कर लो, लॉ कर लो। सब के सब सलाहकार है, जिसको जितनी नॉलेज है तुम्हारे ऊपर थोपना चाहता है, और हर रिश्तेदार बच्चों चाहता है कि तुम्हारी बात, तुम उनकी बात को मानो। लेकिन तुम कहते हो नहीं मैं सीए करूंगा। तुम सारे कोर्सेज को छोड़ करके कौन सा कोर्स चुनते हो? सीए, क्योंकि तुम्हें लगा कि इस वक्त मैं अपने समय को सीए पे लगाना चाहता हूं। तो समय क्या है बच्चों? रिसोर्स। समय से ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्स तो कुछ है ही नहीं। तो तुम अपने समय को किस पे लगाते हो बच्चों? सीए की पढ़ाई पे। दैट इज पुटिंग द रिसोर्स टू द बेस्ट यूज, दैट मीन्स इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो मैं एक बार और आपको बता देता हूं, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे पास रिसोर्स है बच्चों बड़ी लिमिटेड मात्रा में है, और जो भी चीज लिमिटेड मात्रा में होती है हम उसे आलतू फालतू किसी भी चीज पे खर्च नहीं करते हैं। तो हम उस रिसोर्सेज को देखते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी कहां है। मान लो मेरे पास 500 रुपए हैं, तो इस वक्त ये जो कीमती 500 रुपए हैं ये कौन सी जगह पे खर्च होने चाहिए? तो जो भी सबसे बेस्ट जगह लगता है वहां पे हम उस 500 रुपए को खर्च करते हैं बच्चों। दैट इज पुटिंग द रिसोर्सेज टू देयर बेस्ट यूज, इज कॉल्ड इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब है कि व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? जिस भी काम से हम पैसा कमाते हैं दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं पढ़ा के पैसा कमा रहा हूं तो मेरे लिए क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड आउट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। डेफिनेशन क्या है बच्चों? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट यूज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यानी कि यहाँ पे इनपुट्स, इनपुट्स को आप रॉ मटेरियल्स भी बोल सकते हैं, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आउटपुट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू, प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर। आपके व्यापार का या तो मकसद कुछ वैल्यू एडिशन हो, या पैसे कमाना हो, या एटलीस्ट आप सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। आप कहोगे सर सोशल वेलफेयर से धन नहीं आता। सोशल वेलफेयर से तो बच्चों सबसे ज्यादा धन आता है। चलिए अब टाइप्स ऑफ गुड देख लेते हैं। कंज्यूमर गुड बच्चों, जो हम एज अ कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। एक मिनट देना बच्चों।
माफ़ी चाहूँगा बच्चों, थोड़ा ज़रूरी कॉल था, आजकल सेंसस हो रहा है ना। चलिए, तो कंज्यूमर गुड बच्चों, जो डायरेक्टली कंज्यूमर, आप जैसे ब्रेड लाते हो डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हो, जिसमें बीच में कोई प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, कंज्यूमर डायरेक्टली जिसे कंज्यूम करता है उसे कंज्यूमर गुड कहते हैं। प्रोड्यूसर गुड होता है बच्चों जब हम एक गुड को फर्दर प्रोडक्शन के लिए लाते हैं, जैसे मैं ब्रेड लाया और खुद खा गया तो कंज्यूमर गुड है। लेकिन मैं सैंडविच की दुकान चलाता हूँ तो मैं ब्रेड ला करके सैंडविच बना करके बेचता हूँ, यानी एक गुड से मैंने दूसरा गुड जनरेट किया, तो सेम ब्रेड विल एक्ट एज अ प्रोड्यूसर गुड। समझ आ गई बात? तो देखो, गुड्स यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, रॉ मटेरियल, तो ब्रेड क्या है? रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर आ जाइए कैपिटल गुड्स, जो एसेट्स बच्चों प्रोडक्शन करने में यूज होते हैं, जैसे मशीन लगता है, जैसे मैं भी अभी एक प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में सारी एक्टिविटी प्रोडक्शन एक्टिविटी ही होती है, चाहे आप गुड्स बनाए या सर्विस दे। अब देखो, मैं तुमको लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ तो ये एक एसेट हो गया, ठीक है। ये इस टीवी पैनल से मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक एसेट हो गया। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो एसेट्स इस्तेमाल होते हैं ना, उसे कहा जाता है बच्चों कैपिटल गुड, जैसे मशीन, टूल, फैक्ट्री के इक्विपमेंट। प्राइवेट गुड्स बच्चों वो होते हैं जहां पर दूसरों का इंटरफेरेंस नहीं है, जैसे सड़क बच्चों एक पब्लिक गुड है, तो सड़क पब्लिक गुड है, आप भी चल सकते हैं, मैं भी चल सकता हूं। आप इंटरफेयर करके ये नहीं बोल सकते हो कि भाई तुम इसमें नहीं आ सकते, तो दैट इज पब्लिक गुड। अब चलो, तुमने अपनी निजी बस खरीद रखी है, तुम्हारी अपनी बस है, तुम उसमें अकेले बैठ करके जा रहे हो, उसमें 50 लोग और बैठ सकते हैं, लेकिन तुम किसी को नहीं बैठने दोगे क्योंकि वो बस तुम्हारी है। अगला कह रहा है यार इतनी सीटें खाली है, हमें भी बैठने दो, तुम कहोगे नहीं भाई ये बस मेरी है, मैं नहीं बैठने दे सकता। दैट इज प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड में दूसरों का बच्चों इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन वही बस बच्चों जब पब्लिक गुड होती है तो सीट भरने के बाद भी लोग उसमें घुसे हुए रहते हैं, तो दैट इज पब्लिक गुड। पब्लिक गुड में हर व्यक्ति इंटरफेयर कर सकता है, पर प्राइवेट गुड में वही व्यक्ति इंटरफेयर कर सकता है जिसको वो वस्तु बिलोंग करती है। जैसे आपका टीवी आप देखेंगे, आपका लैपटॉप आप पासवर्ड लगा के रखते हो, आपके जूते केवल आप पहनते हैं, ठीक है। पब्लिक गुड मैंने आपको बता ही दिया, गुड अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज। अब स्ट्रीट लाइटिंग ऐसी है कि कोई व्यक्ति जब मैं जा रहा हूं तो स्ट्रीट लाइट बंद कर दे रहा है, कह रहा नहीं जी केवल हम इस्तेमाल करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। पब्लिक पार्क, नेशनल डिफेंस। मेरिट गुड्स क्या होते हैं बच्चों? समाज में जो अच्छा मैसेज पहुंचाते हैं और समाज को तरक्की की तरफ लेकर के जाते हैं, ऐसे गुड्स को मेरिट गुड्स कहा जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको शिक्षित कर रहा हूं, आप मुझसे कुछ सीखेंगे, भविष्य में और किसी को कुछ सिखाएंगे, तो शिक्षा क्या है? एक मेरिट गुड है। अस्पताल बन रहे हैं, वहां पर ट्रीटमेंट हो रही है, लोग सेहतमंद हो रहे हैं, तो वो दूसरों को सेहतमंद कर रहे हैं, तो दैट इज मेरिट गुड। स्कूल्स बन रहे हैं, दैट इज मेरिट गुड्स। डिमेरिट गुड्स क्या होते हैं बच्चों? जो समाज में बैड इफेक्ट डालते हैं, जैसे सिगरेट, एल्कोहल, बॉम्ब्स, एम्यूनिशन, आर्म्स, ये जो चीजें बनती हैं ये समाज में कोई अच्छाई लेकर के थोड़ी आती हैं, तो ऐसे गुड्स को बच्चों डिमेरिट गुड कहा जाता है। नॉन मेरिट गुड या डिमेरिट गुड, सिगरेट, टोबैको प्रोडक्ट, अल्कोहल, जो लंबे समय तक चलता है बच्चों, वो ड्यूरेबल गुड होता है। गुड्स दैट कैन बी यूज फॉर रिपीटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, जैसे रेफ्रिजरेटर, कार, फर्नीचर, लॉन्ग लाइफ, मल्टीपल यूज हैं। नॉन ड्यूरेबल बच्चों जल्दी खत्म हो जाते हैं, जैसे फूड, जो भी पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, दे आर नॉन ड्यूरेबल। ये सब बहुत आसान चीज़ है, पर क्योंकि आपके सिलेबस में है इस वजह से मैंने पढ़ा दिया कि अगर 1 मार्क में आ जाए तो आपका कुछ भी छूटे ना। चलिए, डिसीजन मेकिंग से बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपके जो भी फीडबैक है, सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच। बाय बाय।